तो आज कुछ-कुछ अ, प्रश्न, कुछ सुझाव तो मैंने सोचा और लोगों के भी मतलब ये बात हो सकती है। तो एक तो ये कि ये जो माइक है इसकी आवाज़ बहुत कम है कि तो आज मैं कोशिश करूँगा थोड़ा ज़ोर से बोलने की। तो युवा लोगों के कुछ प्रश्न हैं, कुछ तो ये पढ़ाई-लिखाई को लेकर के कि याद नहीं होता, दिल नहीं लगता, कैसे पढ़ाई करें इत्यादि। कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की जैसे तैयारी कर रहा हो, कुछ ऐसा लगा मुझे और कुछ प्रेम से संबंधित कि ये प्रेम क्या है और जब प्रेम हो जाए तो क्या करें? क्योंकि प्रेमिका ना मिले या प्रेमी ना मिले इत्यादि। तो आज मैं देख रहा था कि ये जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं और बच्चे इतनी ज़्यादा मेहनत करते हैं, पैसे खर्च होते हैं वो अलग बात लेकिन बहुत ज़्यादा प्रेशर। तो एवरेज मुझे पता चला कि 10 लाख में से 10 लाख बच्चे अगर बैठते हैं इन परीक्षाओं में तो जॉब्स केवल 1000 हैं। यानी कि 1% भी नहीं बल्कि 0.01% 1000 में से 1 बच्चे को वो जॉब मिलेगी। तो क्या इस दौड़ में शामिल होना चाहिए? और जो निकल गए वहाँ बहुत लोग वहाँ से भी छोड़ देते हैं। मुझे कुछ ऐसे लोग मिले जो कि निकल गए थे, आईएएस ऑफ़िसर या जो भी है ये, बन गए थे, उन्होंने कहा कि उसमें रस नहीं आया, उसमें तो ज़िंदगी बहुत बासी-बासी लगी, तो मैंने तो छोड़ दिया। तो जीवन का उद्देश्य क्या है? आप क्या करना चाहते हैं? आपको कितना पैसा चाहिए? कैसा काम चाहिए? आपकी दिनचर्या क्या होगी? ये पता करना चाहिए पहले, कि आप अगर निकल भी गए दिनचर्या क्या होगी? सुबह से लेके रात तक ऐसी ज़िंदगी होगी क्या जिसमें कोई रस है, जिसमें आध्यात्म है, जिसमें कोई संगीत है, कला है, विज्ञान है, आप नई-नई खोजें कर रहे हैं, आप लोगों की सेवा कर रहे हैं। क्या ऐसी ज़िंदगी है? तो थोड़ा पता कर लेना चाहिए और और बहुत सारे विकल्प हैं, क्यों इस दौड़ में शामिल हो रहे हो? भई 1000 में से 1 बच्चे ने निकलना है और वो बच्चा मान लीजिए कि आप भी हैं, आप निकल गए तो बाकियों का क्या होगा? 999 लोगों का क्या होगा? तो ये जो मॉडल है ना, ये अच्छे समाज का मॉडल नहीं है, जहाँ इस तरीके की प्रतिस्पर्धा होती है और इतना टेंशन और दूसरों से आगे निकलने की भावना, ये अच्छे समाज की निशानी नहीं है। ये गड़बड़ किसी ने शुरू की जब भी की, शायद ये 250-300 साल से पुराना इतिहास नहीं है इसका। ये इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया और ये जो कॉम्पिटिशन वाला माहौल आया, जिससे वर्ल्ड वॉर और देशों के बीच और धर्मों के बीच, जातियों के बीच इतने प्रकार की अ, हिंसा और द्वेष की भावना, ये सब जो है विकृति की पहचान है। जो सक्सेसफुल कम्युनिटीज़ हैं सबसे ज़्यादा, उनमें से एक तो हैं चींटियाँ। हमसे बहुत पहले से हैं चींटियाँ। हमें स्टडी करना चाहिए वो चींटियाँ कैसे जीती हैं। वहाँ कॉम्पिटिशन 0, कोऑपरेशन 100%। वो काम वहाँ भी बँटे हुए हैं चींटियों के, तुम ये करोगे। लेकिन सारे समाज के प्रति हर चींटी की प्रतिबद्धता कि मेरी ज़िंदगी अ,
मेरी ज़िंदगी का जो एक-एक पल है, वो पूरे समुदाय के लिए है। और जो पूरे समुदाय का स्ट्रक्चर है, वो ऐसा है कि किसी इंडिविजुअल को तकलीफ ना हो। ऐसे ही फिर मधुमक्खियों को ले लो। तो ये जो कॉम्पिटिशन है, ये कहाँ से आया? ये किसी विकृत मन से आया। लोग कहते हैं सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, और इसकी इंटरप्रिटेशन ये कि अगर आप किसी को हरा सकते हो, तो मतलब आपका अधिकार है किसी को कुचल के आगे निकल जाना। किसी अच्छे समाज की ये निशानी नहीं है। बड़े-बड़े काम हो जाते हैं जहाँ कोऑपरेशन है। देखो कितने बड़े-बड़े आश्रम जहाँ सत्संग होते हैं। कई-कई लाख लोग एक-एक दिन में जहाँ आते हैं और खाना खाते हैं। ऐसी-ऐसी जगहें हैं जहाँ सेवा, सब लोग सेवा के लिए लाइन लगी रहती है कि भई कब मुझे चांस मिले। सेवा, उसके बदले में कुछ नहीं ले रहे। तो ये इस भावना से ये जगहें चलती हैं। जो जितने भी आश्रम हैं हमारे देश में, बड़े-बड़े अच्छे वाले आश्रमों की बात कर रहा हूँ मैं, तो वो कैसे चलते हैं? तो वहाँ क्या सिद्धांत है? कोऑपरेशन। अब ये जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम वाला है, एकदम रैट रेस, एकदम एक-दूसरे को कुछ भी करके आगे बढ़ो, ये कहाँ से आया? और इससे मन में क्या भावनाएँ आती होंगी बार-बार, बार-बार। फिर ये ज्ञान है क्या जिसको रट-रट के परीक्षा पास करते हैं? रोज़ पत्रिकाएँ पढ़ो, अखबार पढ़ो, उसमें ऊट-पटांग चीज़ें, उसमें अध्यात्म थोड़ी है कहीं भी। भई तुम्हारी ज़िंदगी अनंत है, तुम दिव्य हो, तुम इंसान हो, ऐसा मैसेज है क्या कहीं? तो जिन लोगों को, जिन युवा लोगों को ये बात समझ आ रही है, विकल्प ढूँढो, क्यों इसमें शामिल हो रहे हो? ये बहुत तरीके हैं। जीवन को बहुत सुंदर ढंग से जीने के बहुत तरीके हैं। तो बाकी आपकी मर्ज़ी है, फिर भी अगर पढ़ाई करनी ही है तो ज्ञान के लिए करो। परीक्षा भूल जाओ, बैठ जाना परीक्षा में भी, लेकिन आपके अंदर कम से कम टेंशन नहीं होगा। आप बोलो इसमें से मैं देखूँगा किस-किस चीज़ में रस है, कर लेते हैं तैयारी, क्योंकि और भी लोग धक्का देते हैं ना, माता-पिता ये वो, तो आप ज्ञान के लिए पढ़ो, तो आप टेंशन नहीं होगा तब। और तब जो भी होगा परीक्षा में पास पास भी हो जाओगे, तो भी प्रॉब्लम नहीं, वहाँ जाके देखना, ठीक ना लगे तो छोड़ दो उसको। और पास नहीं होगे तो ठीक ही है, क्योंकि ये तो पहले से पता है कि मुश्किल ही होगा। अगर आप ज्ञान के लिए पढ़ रहे हैं तो फेल पास का कोई मतलब नहीं। तो जब फिर भी कोई चीज़ सीखें कैसे? आप ज्ञान के ही लिए भी सीखना चाहते हैं और आप मान लीजिए कि कुछ चीज़ें याद करना चाहते हैं। आपने ईशोपनिषद पढ़ा मान लीजिए, आप याद करना चाहते हैं, अच्छा लगता है अगर याद हो जाए, तो उसको लिख के लगा दो दीवार पे। मैं ऐसा करता था, कमरे की दीवारों पे सब लगा देता था। एक तो मैं ये करता था। एक ये कि जब मैं एमफ़िल कर रहा था और मैंने तो भाई परीक्षा के लिए कभी नहीं पढ़ा। मुझे लगा कि ये मेरे लिए कहीं एमफ़िल क्यों किया? मैंने कहा मैं अंग्रेजी में कभी लिखूँगा तो मुझे मदद मिलेगी। क्योंकि उसमें यही सिखाते हैं कि लिखना कैसे है, किसी थीसिस को कैसे लिखना है। अब वहाँ मच्छर बहुत होते थे, जिस हॉस्टल में मैं था, और बिजली बहुत कम होती थी। तो मैं क्या करता था कि मच्छरदानी लगा देता था, ख़ासकर सर्दियों के टाइम पे बच्चे हीटर जलाते थे तो बल्ब में रोशनी ही नहीं। तो मैंने सब चीज़ें टेप कर दी, ख़ास-ख़ास चीज़ें। उस ज़माने में टेप रिकॉर्डर होता था, कैसेट्स होती थी, और बस मैं अंधेरा स्विच ऑफ करके और उस टेप को लगा देता था और लेट जाता था मच्छरदानी के अंदर। तो कोई डिस्टर्ब भी नहीं करता था कि अरे! ये तो सो गया यार, ये अभी से कैसे सो गया? अभी तो 8 ही बजे हैं। तो मैं बहुत धीमी आवाज़ में उसको सुनता रहता था और उससे मेरी तैयारी हो गई। ऐसे-ऐसे तरीके निकाले जा सकते हैं अगर आपको कोई चीज़ याद ही करनी हो। अब ये जो दूसरा सवाल है प्रेम का, तो यार ये ऐसे वाले प्रेम का मेरा तो अनुभव है नहीं कि
कोई ऐसा दुःख हुआ हो, क्या से क्या हो गया, बालमा तेरे प्यार में। ये जितनी फ़िल्में हैं, इन सब फ़िल्मों में कैसा वाला प्यार दिखाते हैं कि कोई आपको अच्छा लगा, तो उसको अपने पास रहना चाहिए वो। तो मेरे ख़्याल से ये भी गलत डेफ़िनिशन है। तो अंग्रेजी साहित्य मैंने पढ़ा, उसमें मुझे एक ही अच्छा लगा, एक कवि विलियम ब्लेक। तो विलियम ब्लेक एक जगह कहता है, और मेरे ख़्याल से जिन जो प्रेमी लोग हैं, उनके लिए बहुत कुछ है इसमें सीखने के लिए। तो उसमें ये लाइनें हैं, किस द जॉय एज़ इट फ्लाइज़ एंड लिव इन इटर्निटीज़ सनराइज़। किस द जॉय एज़ इट फ्लाइज़। उड़ते हुए, उड़ती हुई सुंदरता, या प्रेम कह लो, तो उड़ते हुए को किस कर लो और बस उसको उड़ने दो, तो चला गया। और तब आपके जीवन में हमेशा सूर्योदय होता रहेगा, हमेशा रोज़ खुशी-खुशी होगी, पकड़ने की कोशिश मत करो। तो अब ये तो इसमें बहुत कुछ और भी बोला जा सकता है, पर मैं केवल एक चीज़ और बोलूँगा। इसाडोरा डंकन, आप उसकी बायोग्राफ़ी पढ़ना, ऑटोबायोग्राफ़ी भी लिखी शायद उसने, अपनी ही जीवनी। इसाडोरा डंकन एक बहुत कमाल की डांसर हुई, बहुत गरीब घर की, और उसने नया डांस बनाया, नंगे पैर। अंग्रेज लोगों के जितने डांस हैं, उसमें नंगे पैर नहीं होते, वो जूते पहन के डांस करते हैं। इसने नंगे पैर वाला, इसको बहुत बाद में पता चला कि भारत में तो जितने डांस हैं, वो तो जूता पहन के तो कभी नहीं डांस करते। बहुत बाद में उसने खुद ही बनाया वो डांस, इसाडोरा डंकन। और उसने अपनी जीवनी में लिखा कि मुझे कई बार प्यार हुआ। उसके 2 बच्चे हुए 2 अलग-अलग लोगों से। इससे भी आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि बहुत लोगों को उससे प्यार हुआ, और उनके साथ वो रही। और फिर वो कहती है, जब वो प्रेम के प्रसंग बताती जाती है, ऐसा भी हुआ, कहती है, अब मैं बताती हूँ सबसे गहरा प्रेम मेरा कब हुआ, और सबसे गहरी अनुभूति प्रेम की मुझे किससे मिली। तो उन दिनों वो मेरे ख़्याल से खाली थी, और कुछ नहीं कर रही थी, और अपनी एक सहेली के साथ रह रही थी। उसकी सहेली जॉब पे जाती थी, और शाम को जब तक आती थी अंधेरा हो जाता था। और ये शाम को सनसेट देखती थी, तीसरी या चौथी मंजिल, कोई बहुमंजिला बिल्डिंग होगी, तीसरी या चौथी मंजिल की खिड़की पे, खिड़की खोल के, जबकि ठंड भी थी, और बस सनसेट देखती रहती थी। वहाँ कोई ऐसी जगह होगी जहाँ अच्छी कुछ प्राकृतिक दृश्य हैं, और उसको यहाँ रहते-रहते डेढ़ 2 महीने हो गए थे शायद। एक दिन उसकी सहेली ने बोला, अभी खिड़की पे थी, कि वो नीचे देख तो नारियल का झुरमुट है, कि हाँ, कि उसके अंदर एक आदमी रहता है, और जब तक तू खिड़की बंद नहीं करती तेरे को देखता ही रहता है लगातार। और कि वो सनसेट के आस-पास आता है, सनसेट के शायद थोड़ा-सा टाइम बाद, लेकिन तब तक काफ़ी लाइट होती है, मतलब तेरा चेहरा ठीक से उसको तब तक दिखता रहता है, लेकिन जब तक तू यहाँ खिड़की पे रहती है, वो भी वहीं रहता है, और उसको करीब 1 महीना हो गया। अब ये कहती है, तुझे कैसे पता मुझी को देखता है? कि मैं ये स्टडी कर रही हूँ बहुत दिनों से, और कोई खिड़की खुली नहीं होती, ठंड है इस समय तो काफ़ी। केवल तेरी खिड़की खुली होती है, और वो तो तुझे ही देख रहा होता है। तो इसका दिल धड़कने लगता है इसाडोरा का, कि मुझे क्या करना चाहिए? कि तू जाने, तू मिलना चाहती है तो तुझे जाना पड़ेगा। उसको आना होता तो वो तो उसको तो 1 महीना हो गया। वो शायद बस इतने में ही खुश है, तुझे देखने में ही। तो ये हिम्मत करती है, इसका दिल धड़क रहा होता है बहुत ज़ोर-ज़ोर से, आखिर हिम्मत करके चली जाती है। इस समय भी होगा कि हाँ, अभी तो तेरी खिड़की खुली है ना, तो खिड़की जब बंद होती है तब वो चलना शुरू करता है। तो ये जाती है नीचे और जाती है, अभी तो कुछ नहीं दिखता, पर जब वो उस झुरमुट के अंदर जाती है, तो सचमुच वहाँ एक आदमी होता है। थोड़ा लंबी-लंबी दाढ़ी होती है,
और वो अंदर जाती है और उसको लगता है कि जन्म-जन्म से उसको जानती है। और बस वो इतना बोलता है कि अभी तो अंधेरा हो गया, कल मिलोगी? कि हाँ। तो वो कहती है कि हम कई बार मिले और वो कभी स्पर्श करता था तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरा हाथ पकड़ता था और इससे ज़्यादा कभी उसने माँग नहीं की, ना मुझे ज़रूरत पड़ी क्योंकि उसकी जो उपस्थिति थी, उस उपस्थिति में मेरा शरीर जैसे पिघल के कुछ नया बन जाता था। मुझे लगता था मैं किसी किसी दूसरे लोक में चली गई और वो ऐसा लगता था कि ये देवता है। अब आप बताओ ये कौन-सा प्रेम है? ये कौन-सा प्रेम है जो शरीर के तल से कहीं ऊपर चला जाता है? तो ये तो रियलिटी है। अब फ़िक्शन में रामधारी सिंह दिनकर ने एक लिखी उर्वशी। उर्वशी मैं हिंदी का स्टूडेंट तो नहीं था पर मेरा इंटरेस्ट था। तो उर्वशी कहीं हाथ लगी मेरे और वहाँ वो पुरूरवा का प्यार हो जाता है और उर्वशी दूसरे लोक की है। पुरूरवा इस जगत का है और वो उसको पूछता है कि तू कौन है? तो मतलब साधारण इंसान तो है नहीं और वो कहती है, तुम जहाँ कहीं भी हो अंतर में धैर्य धरो, सरिता समुद्र गिरिवन मेरे व्यवधान नहीं। मैं भूत भविष्यत वर्तमान की कृत्रिम बाधा से विमुक्त, मैं विश्वप्रिया। मतलब ये जो प्रेम की फीलिंग है, ये यूनिवर्सल है, इसको किसी शरीर पे आरोपित मत करो। क्योंकि प्रेम की जो फीलिंग है ना, उस समय हार्मनी आ जाती है। किसी दिन इसको न्यूरोलॉजी के हिसाब से समझेंगे, ब्रेन में हार्मनी आ जाती है। तो फिर इसमें ये जेलसी वगैरह ऐसी चीज़ें कहाँ से आती हैं? क्योंकि आम इंसान को प्रेम से ही शायद हार्मनी आती है, थोड़ी बहुत और वो बहुत जल्दी खत्म हो जाती है। उसको मेंटेन करने के लिए साधना तो है नहीं। अगर उसकी दिशा स्पिरिचुअल हो तो उसका वो फ़ायदा उठा सकता है, कि मेरे अंदर जो हार्मनी आई, उस मुझे मेंटेन रखना है, किसी भी कारण से आई। अब वो लड़की से आई या कि वो साधना से किसी भी कारण से आ सकती थी। लेकिन हम सोचते हैं कि बस अब वो जब वही रहेगी मेरे पास, तभी मेरी ज़िंदगी चलेगी। तो मेरे ख़्याल से अब बातचीत बहुत लंबी ना हो जाए, आज इतनी बात करेंगे इस पे।